हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न सामाजिक अध्ययन के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी और ज्योग्राफी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उनके चैप्टर्स की समरी को डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है वायु, ये डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस इससे ज़्यादा बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए इसी वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि क्या होता है, ये वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु देता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ये वायुमंडल नहीं हो तो दिन के समय क्या होगा कि सूर्य की गर्मी इतनी अधिक होगी कि हम पृथ्वी पर जल जाएंगे और रात के समय तापमान में इतनी ज़्यादा कमी आ जाएगी कि ठंड से हम जम जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और इसीलिए यह वायु राशि ही है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब वायुमंडल या वायु राशि ने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य कैसे बनाया है, ये हमें पता चलता है इस ब्लू बॉक्स से। और एज यू नो, ब्लू बॉक्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे जो ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपकी, ये CO2 है। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर 2023-24 में अपडेट हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह वायुमंडल की जो ऊष्मा है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और फिर जब बाद में ये इसी ऊष्मा को बाहर निकालती है, और इस कारण से जो रात के समय में यहाँ पर तापमान है वो समान बना रहता है। तो ये क्या होता है, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको रोककर ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर निकालती है और यही जो है क्या करती है, ये इस ऊष्मा को CO2 गैस रोक लेती है। तो इसी कारण से इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो क्या होगा कि जो पृथ्वी से निकली हुई ऊष्मा है वो उठकर वायुमंडल में चली जाएगी और पृथ्वी जो है इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में CO2 का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो ऊष्मा को रोकती है, तो एक जो मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है तो ये ऊष्मा को रोक रही है, और ऊष्मा को रोक रही है तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी भूमंडलीय तापन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर जो पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण हैं उनको रोकने की क्रिया है, जो किसके द्वारा होती है, CO2 गैस के द्वारा होती है। और जब ये क्रिया अधिक हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके क्या प्रभाव होते हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि पृथ्वी की जो बर्फ है वो पिघलती है और इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि यानी कि लंबे समय में इसका जो प्रभाव है वो जलवायु परिवर्तन के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीर्घ अवधि में, ना कि शॉर्ट टर्म में। ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि भारत में जो है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई थी।
अब यहाँ पे दिया गया है आपको वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है ये आपको बताया गया है इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, जितनी है ये है 78%। इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट आपकी गैस पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन 21%। इसके बाद हमारा नंबर आता है ऑर्गन का, आपको एक क्रम में सजाने के लिए दी जा सकती है। तो ऑर्गन है 0.93% और इसके बाद आता है आपका CO2 आपकी 0.03% है। देखिए कई बार यहाँ डबल जीरो कर देता है जिससे कि हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी मात्रा पूछी गई है तो ये 0.03% है और अन्य सभी गैसें 0.04% है, ये आपको याद रखना है। तो आपको इनका बढ़ते से घटता और घटते से बढ़ता क्रम याद रखना है। अन्य गैसों में कौन सी गैसें शामिल है? अन्य गैसों में आपकी हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब जो है शामिल है। इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं इसमें धूल के कण और छोटे मोटे कण भी जो हैं शामिल होते हैं। अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के बारे में डिटेल से पढ़ना है क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसको वैसे के वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, ये स्टेटमेंट याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी नाइट्रोजन है ये पौधों में जीवन के लिए भी आवश्यक होती है, लेकिन एक चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखेंगे कि जो पौधे हैं वो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते, बल्कि जो मिट्टी होती है और इसकी जो जड़ होती हैं पौधों की, उनमें कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और फिर पौधे इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन गैस को पौधे वायुमंडल से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। अब दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 21%। इसके बारे में आपको पता होगा कि इसको प्राणवायु कहते हैं क्योंकि इसी के कारण से हम लोग जो हैं वो सांस ले पाते हैं। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं और हरे पादप जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, वो भी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो क्या है? हरे पादप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो इससे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। अब थर्ड हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है क्योंकि इसने पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखने में हमारी मदद की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है जिसको कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें इसके बदले में वापस देते हैं। मनुष्य और पशु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही जो है पौधे ग्रहण कर लेते हैं और इसमें जो है मनुष्य द्वारा छोड़ी गई जो गैस है वो पौधों द्वारा छोड़ी गई गैस के बराबर होती है और इसी से ये संतुलन बना रहता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है, ये बिगड़ता है आपके कोयला और खनिज तेल जैसे ईंधनों को जलाने से। और इससे क्या होता है? इससे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है और इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि CO2 से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है वायु के बारे में कि वायु जो है ये किस तरह से काम करती है। तो जब वायु गर्म होती है तो ये फैलती है और हल्की होकर उड़ जाती है। तो गर्म वायु कैसी होती है? गर्म वायु फैलती है और ठंडी हल्की होकर ऊपर उठती है। जबकि ठंडी वायु कैसी होती है? ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ही गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है वैसे ही उसका स्थान नीचे से जो ठंडी और सघन वायु होती है वो ले लेती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है और इसी प्रक्रिया को जो है हम जल चक्र कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों ही कथन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि CO2 के बढ़ने से किस तरह के इफेक्ट्स जो है सामने आ रहे हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वायुमंडल की संरचना। तो हमने वायु के बारे में तो पढ़ लिया है कि वायुमंडल में वायु की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में है और उसके क्या यूजेस हैं। इसके अलावा जो वायुमंडल है यह भी जो है कुछ 5 परतों में हमारा विभाजित रहता है, जिसमें कि सबसे पहली परत आपकी क्षोभ मंडल आती है, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य मंडल और 5वीं बहिर्मंडल आती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आयन मंडल, जो बाह्य मंडल है ये आयन मंडल भी कहलाता है और इसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो ये कुछ 5 परतें होती हैं। यहाँ पे आपको बाह्य मंडल और बहिर्मंडल में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए आपको ये इमेज भी दी गई है और इस इमेज में ऊंचाई भी दी गई है कि क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में एवरेस्ट, यहाँ पे देखिए कि क्षोभ मंडल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एवरेस्ट पर्वत मौजूद है, जबकि समताप मंडल में ओजोन परत हमारी पाई जाती है और यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह भी उड़ाए जाते हैं। अब समताप सीमा के बारे में बताया गया है और फिर मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा और फिर बाह्य मंडल और बहिर्मंडल के बारे में बताया गया है। अब हम डिटेल से एक एक परत के बारे में देखेंगे। सबसे पहली परत है हमारी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, जबकि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद सेकंड आती है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्षोभ मंडल आपका कितना है, 13 किलोमीटर तक, और समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती और इसीलिए यहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा समताप मंडल में ही हमारी ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद थर्ड आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की ठीक तीसरी परत है और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर उपस्थित होती है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक मानी गई है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक एक कथन को आपको याद रखना है कि मध्य मंडल तीसरी परत है, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब हमारा आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो आपकी क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक, मध्य मंडल तक क्या हो रहा था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी हो रही थी। लेकिन बाह्य वायुमंडल में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें तापमान बढ़ता जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली नोट करनी है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है, या आयन मंडल इस परत का ही एक भाग है जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेडियो संचार के लिए किस परत का यूज होता है, आयन मंडल का, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती हैं, यानी कि पहले पृथ्वी से जो तरंगे प्रसारित होती हैं वो यहाँ तक जाती है और यहीं से टकराकर वापस आती हैं। इसी कारण से हमारे रेडियो और टीवी वगैरह चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी 5वीं परत है वायु बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और ये वायुमंडल की परत जो है पतली परत होती है और यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक दिया गया है इसमें वो दिया गया है मौसम और जलवायु के बारे में, कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है। तो मौसम जो है ये वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम
किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। तो आर्द्र और गर्म मौसम जो है वो अच्छा नहीं होता है, जबकि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम इसमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। तो मौसम क्या है? मौसम दिन प्रतिदिन नाटकीय रूप से बदलने वाली परिस्थितियां हैं, और जब यही मौसम जो है बहुत सालों तक दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम ही जो है वो जलवायु बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मौसम जो है वो दैनिक होने वाले परिवर्तन है, और जबकि जलवायु जो है वो दीर्घकाल में होने वाला परिवर्तन है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है ब्लू बॉक्स यानी सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग, कितना 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। अब हम मौसम और जलवायु में डिफरेंस देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है तापमान। तो तापमान क्या होता है? आप दिन प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं, यानी कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ठंडा, कभी गर्म। ये सब किस कारण होता है? ये तापमान के कारण होता है। और वायुमंडल का तापमान जो है ये कहलाता है, कौन सा तापमान? जो आप ठंड गर्म महसूस करते हैं, ये तापमान जो है वो वायुमंडल का तापमान होता है। और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को देखिए, यहाँ पे वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को ही हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ये ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब आपतन जो है एक और महत्वपूर्ण कारक है, जो क्या करता है? जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपतन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और ये सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है, और यही क्या कहलाती है? यही आपतन कहलाती है, और यही बाद में विकिरित भी होती है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ यंत्र दिए गए हैं। वायु दाब मापी, ये वायु दाब मापता है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को मापता है। और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को मापता है। ये ऑलरेडी सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब हम आपतन या सूर्य तप की और बात करते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो मात्रा है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, यानी इसकी मात्रा भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसीलिए आप समझ गए होंगे कि जो ध्रुव है वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है तापमान बहुत अधिक कम है। इतना अधिक कम है कि ये कई बार नेगेटिव में होता है, और इसीलिए वहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ दिन के समय ऐसा फैट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यही ऊष्मा मुक्त होती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे कि नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एसोफेल्ट से बनी सड़कें। अब यहाँ पे फिर से ब्लू बॉक्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। तो यहाँ पे आपको सेल्सियस के बारे में ध्यान रखना है कि ये तापमान को मापने की इकाई है। आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। 0 डिग्री पर जल जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। अब आपको नेक्स्ट फिर से ब्लू बॉक्स देख लेना है, या फिर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं वायुदाब के बारे में कि वायुदाब क्या होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हम इसका महसूस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये बल जो है वो चारों दिशाओं से लग रहा होता है। तो इसी कारण से हमारा जो शरीर है इस पर विपरीत बल लगाता है और हम संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायु दाब कहलाता है, और इसी कारण से जो सतह होती है उस पर सबसे ज़्यादा दाब लगता है, और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से ये जो वायु दाब है ये तेजी से गिरता है, तेजी से कम होता है।
अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, यानी कि पृथ्वी का जो समुद्री सतह है महाद्वीपीय सतह की अपेक्षा वहां पर वायुदाब ज्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? वायु के ताप द्वारा, वायु के टेम्परेचर द्वारा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि गर्म वायु जो है वो ऊपर उठती है और ये निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब में बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो आर्द्रता अधिक होती है, चिपचिपा सा दिन होता है, चिड़चिड़ा सा मौसम होता है। तो ये किस कारण होता है? ये निम्न दाब क्षेत्र में होता है। इसी तरह से कम दाब वाली जो वायु होती है वो ठंडी होती है और ये भारी भी होती है और इसी कारण ये जो है ये उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। अब ये चीज आपको समझनी होगी, निम्न दाब और उच्च दाब जब ठंडी होगी तो उसमें भार ज्यादा होगा और वो पृथ्वी की सतह पर ज्यादा प्रेशर डालेगी, इसीलिए इसे कहते हैं हम उच्च दाब क्षेत्र। लेकिन जब गर्म होगी तो हल्की होगी और हल्की होके ऊपर उड़ जाएगी और दाब जो है वो कम लगाएगी और इसी कारण उस क्षेत्र को कहते हैं हम निम्न दाब क्षेत्र। और जो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है इस समय जो है वो आकाश स्पष्ट होते हैं और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है, इसलिए वहां पे वायु दाब भी नहीं है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं तो वो हवा से भरी हुई पोशाक पहनते हैं। यदि वो इस पोशाक को नहीं पहने तो क्या होगा कि उनका शरीर तो जो है वो बल लगाएगा और चंद्रमा पे कोई बल है नहीं, इसलिए क्या होगा, इसलिए उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्त्रावित हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट सीटेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं प्रयोग बेस्ड। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है पवन के बारे में। तो पवन किसे कहते हैं? जो ये हमारी वायु है जब ये उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है तो इस गति को ही हम पवन कहते हैं। पवन क्या करती है? सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है और जब कभी कभी पवनें जो है वो धीमी गति से बहती है तो आप जो है महीन धूल को उड़ते हुए देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे। कभी कभी पवनें जो है इतनी तेज होती हैं कि इनकी विपरीत दिशा में हमें चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। सब कुछ नॉर्मल सा आपको एक इंट्रो दिया गया है पवन का। हम अपने इम्पोर्टेंट ब्लू बॉक्स पे जाते हैं कि पवन का नाम उसके आने की दिशा पर निर्धारित होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आने की। पश्चिम से आने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं और जो पवनें जो हैं वो पूर्व से आती हैं, पूर्व से आकर पश्चिम की तरफ को बहती हैं, उनको हम परवा पवनें या पूर्वा पवनें कहते हैं। और जो पवनें पश्चिम से आकर पूर्व की तरफ जाती हैं वो पश्चिमी या पछुआ पवनें कहलाती हैं। अब जो पवन है इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये कौन कौन सी होती हैं? ये स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें। ये 3 तरह की पवनें होती हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी पवनों को देखते हैं। स्थायी पवनें जो हमारी होती हैं ये व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं, जबकि मौसमी पवनें जो हैं ये विभिन्न ऋतुओं के कारण अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि भारत में मानसून पवनें। अब इसके बाद स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवनें होती है। उदाहरण के लिए जो स्थल या समुद्री समीर हैं ये भी एक तरह की स्थानीय पवनें हैं। भारत में जैसे कि लू चलती है, उत्तरी अमेरिका में जैसे कि चिनूक चलती है, ये कुछ स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो है आपको डोल्ड्रम बताया गया है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे ये हॉर्स अक्षांश, ये भी देख लीजिएगा, हॉर्स अक्षांश जो है ये 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब वायुदाब ज़्यादा होता है तो इस कारण जो व्यापारी हैं अपने घोड़ों को समुद्र में उतार दिया करते थे। इसी कारण से इनको जो है अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है।
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताया गया है चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्या है। तो चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश है जिसके कारण बहुत सारी जनधन की हानि होती है और यहाँ पे 17-18 अक्टूबर 1999 में आए हुए एक चक्रवात के बारे में बताया था। अब भारत में चक्रवात जो है वो पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले होते हैं ज़्यादातर और इनसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। हालांकि दोनों तरफ से उठते हैं लेकिन खतरा जो है बंगाल की खाड़ी वालों से अधिक होता है। और ये जो चक्रवात है ये 5 जिलों में आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक और महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। इसमें पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय जो प्रोत्कर्ष है इससे हानि हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने वाली पवनें जो है वो 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, संचार के साधनों और विद्युत आपूर्ति को पूरी तरह से काट दिया और 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस कारण से उड़ीसा की नदियों में बाढ़ आ गई और ये जो है चक्रवाती पवनों के कारण उठी हुई ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई और इन्होंने इतनी भयानक तबाही मचाई। अचानक से 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई जिससे कि पूरी की पूरी तैयार खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई थी। यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। अब नेक्स्ट हमारा इसके बारे में एक और दिया गया है कि 25 अक्टूबर 1999 को ही पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी कहाँ पे है, पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट। यहाँ पे अवदाब के कारण ये चक्रवात जो है उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भारत है तो ये यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा था और गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ये उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच जो है इसके क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक, स्थायी तट के नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था। इससे लगभग 1,30,00,000 लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई, फसलों को नुकसान हुआ और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न लवणता ने जो है वो क्या हो किया, उसने जो है विशाल भूक्षेत्र को अनुपजाऊ बना दिया। यहाँ पर पाए जाने वाले साल, सागवान और बांस के जो बागान हैं ये नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के मध्य जो मैंग्रोव वन है वो भी लुप्त हो गए। तो इतनी सारी हानि इसकी वजह से हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है ये है आर्द्रता। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले आपको 3 तरह की वर्षा के बारे में बताया गया है। पहली वर्षा है आपकी चक्रवाती वर्षा, दूसरी है आपकी पर्वतीय वर्षा, तीसरी है आपकी संवहनी वर्षा। तो यहाँ पे 3 तरह की वर्षा बताई गई है, ये आपको याद रखनी है। अब हम आर्द्रता के बारे में देख लेते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है और यही जो जलवाष्प की मात्रा है जब वायु में उपस्थित होती है किसी समय में, इसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। तो उच्च तापमान के कारण जब तालाबों का पानी उड़ता है तो उसी को हम जो है जलवाष्प कहते हैं और यही जलवाष्प ऊपर जाकर आर्द्रता बन जाती है। और जब ये जलवाष्प की मात्रा वायु में अत्यधिक हो जाती है तो उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प करने की धारण क्षमता बढ़ती जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने में सोख लेती है और ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाती है। क्यों ठंडा होती है? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी पाई जाती है और फिर यही जो है संघनित होकर जल की बूंदें बन जाती है। और बादल क्या होता है? बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है और जब ये जल की बूंदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि ये वायुमंडल में तैर नहीं पाती तो ये वर्षण यानी वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनके इंजनों से निकली जो नमी है वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक हमें पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। अब पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला
जो वर्षण है या जो जल है वही वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल, जो भूमिगत जल है, वो हम वर्षा जल से ही प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे हमारे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या कि जो हमारी वर्षा है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पौधों, जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी हो जाएगी और सूखा होएगा, जिस कारण से जो है वो जीवन जो बाधित हो जाएगा। और इसी के विपरीत अगर अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है और उससे जो है वो जन धन की हानि होती है। और वर्षण के रूप, तो वर्षण के कुछ रूप आपको बर्फ की जब वर्षा होती है जिनको हम ओला कहते हैं, इसको हम हिम, सहिमवृष्टि या ओला भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। हमने चैप्टर में वर्षा के प्रकार, वायुमंडल में जो पढ़ते हैं वो, वायुमंडल में गैसों का संगठन और जो ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब देखे हैं। पवनों के प्रकार, सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा था लेकिन आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसके जो ये MCQs हैं इनको भी सॉल्व किया कीजिए। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली गैस होती है हमारी ओजोन। और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत ये होती है हमारी क्षौरमंडल, क्योंकि इसी से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी बादल विहीन है। तो कौन सी में बादल नहीं होते हैं, ये होते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में कोई भी बादल नहीं पाया जाता है। कोई भी मौसम संबंधी घटना समताप मंडल में नहीं होती। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, ये घटता है। लेकिन मध्य मंडल के बाद जब हम आयन मंडल में जाते हैं या बहिर्मंडल में जाते हैं, बाह्य मंडल में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे तापमान जो है तेजी से बढ़ता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्षा कहते हैं। लेकिन अगर ये तरल रूप की बजाय बर्फ के रूप में आए तो इसको हम हिम, सहिमवृष्टि या फिर ओला कहते हैं। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है, इनको भी निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे व्यापारिक पवने, तो व्यापारिक पवने क्या है, व्यापारिक पवने आपकी स्थानीय पवने हैं। तो पहले का जो ये है ये 5वां ऑप्शन होगा। लू क्या है, लू एक स्थानीय पवन है। और मानसून क्या है, मानसून आपकी एक मौसमी पवन है। और पवन जो है, पवन ये क्या है, पवन वायु की क्षैतिज गति है। तो यहाँ पे ये ख। तो इस तरह से आपके जो मैच द फॉलोइंग है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि चैप्टर की समरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन इस साल जो है चैप्टर्स भी कम करके ओनली 7 कर दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी समरी जो है वो दी गई है। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद आप इस चैप्टर से दिए गए कम से कम 10 MCQs को प्रीवियस ईयर में ज़रूर ढूंढेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।